यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे स्थानों के नाम आपके सामने आते हैं जिनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में आपको जानना, साथ ही उनकी लोकेशन को सही तरह से जानना आपके लिए जरूरी होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पिछले प्रोग्राम में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपसे अभ्यास प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? सोन नदी एक 12 मासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, सोन नदी सरयू नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी दाहिनी तट सहायक नदी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोन नदी एक 12 मासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है, कथन बिल्कुल सही है। सोन नदी सरयू नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। वस्तुतः यमुना नदी होना चाहिए, सरयू नदी नहीं। इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है और केवल एक कथन बिल्कुल सही होगा। अगर आप सोन नदी की लोकेशन देखें तो ये सोन नदी है और गंगा नदी की सहायक नदी है। यहाँ ये छत्तीसगढ़ से निकल करके मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार में गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो यही बातें दो कथनों के बारे में यहाँ दी गई है। और अगर हम इसके उद्गम स्थान को देखें तो छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से ये निकलती है और अंत में ये बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन जो नदी है वो अमरकंटक पठार के किनारे जलप्रपात की श्रृंखला का निर्माण करती है। 4 राज्यों से होकर बहने वाली नदी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये अभी अभ्यास प्रश्न पर हमने चर्चा की है। आज का पहला प्रश्न है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला कथन है, यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाबलेश्वर शहर के पास से निकलती है। दूसरा कथन आपके सामने क्या है? यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और तीसरा कथन है, कृष्णा से जुड़ने वाली प्रमुख सहायक नदियां घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, उपर्युक्त सभी। तो अगर ये तीनों कथन देखें तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आप कृष्णा नदी की अवस्थिति यहाँ देख सकते हैं कि महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है और इस प्रकार से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश से होकर के ये बहती है। और विशेष तौर से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो विभाजन है वो ठीक प्रकार से आंध्र प्रदेश का नहीं दिखाया गया है। ये थोड़ा मैप पुराना होगा, लेकिन आप इससे ये जान सकते हैं कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ इस तरह से ये कर्नाटक से तेलंगाना में प्रवेश कर जाती है और फिर ये आंध्र प्रदेश से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों को आप देख सकते हैं कि ये भीमा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पर ये मूसी नदी है। इसके अलावा जो नदी मालप्रभा और भीमा नदी, मालप्रभा जो यहाँ पर दी गई है, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तीनों कथन यहाँ सही दिए गए हैं और तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। लगातार चर्चा में क्यों है? हाल ही में लगातार बारिश जारी रहने के कारण जो कृष्णा नदी बेसिन है इसमें बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कृष्णा नदी बेसिन का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? वो लगभग 2,58,998 किलोमीटर, 948 किलोमीटर है। 2,58,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% कवर करता है। अगर हम देखें कि इसके उत्तर में, कृष्णा नदी के उत्तर में बालाघाट पर्वतमाला है, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिम में कौन सा एक तरह से श्रृंखला है? पश्चिमी घाट से ये घिरा हुआ है। तो जो पश्चिमी घाट की पूरी श्रृंखला है उससे घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है?
यह अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में अंजो इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, अंजो जिले में लोहित नदी पर बनाई जाने वाली 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और दूसरा कथन है, इस परियोजना में 6 190 मेगावाट की इकाइयां और एक 60 मेगावाट की इकाई शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोहित, ये आपके सामने जो पूरा का पूरा जो मैप दिया गया है, ये इस प्रकार से ये मैप आपके सामने ब्रह्मपुत्र का मैप दिया गया है। और इस तरह से इसमें आकर के इस तरह से यहाँ से लोहित नदी मिल जाती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंजो जिलों में लोहित नदी पर बनाई जाने वाली एक जल विद्युत परियोजना है, जिसको कितने मेगावाट की परियोजना है? 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और परियोजना में 6 190 मेगावाट की इकाइयां हैं और एक 60 मेगावाट की इकाई इसके अंतर्गत शामिल है। और इस परियोजना का नाम क्या है? कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रिड में 13 गीगावाट बिजली को जोड़ना इसका उद्देश्य है। और परियोजना को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देते हुए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया। अगर हम लोहित नदी के बारे में बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण बाई तटवर्ती सहायक नदी है। तो आप देख सकते हैं कि बाई तरफ से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं। और इस प्रकार से इधर से आकर के ये इसमें मिलती है। और यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है? इस प्रकार से आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर जिला पड़ता है आपका अंजो जिला। इसके और कुछ तथ्यों को देखें तो ये नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है, लोहित नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। इस नदी को जायू नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो ढोला सादिया पुल है, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, ये लोहित नदी पर ही बना है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सादिया पुल कहा जाता है, ये लोहित नदी पर ही बना है। जहां ज्यादातर चीजें जो हैं अभी तक फैक्ट की ही हमारे सामने आई है। अगला प्रश्न है, पल्माइरा पाम यानी ताड़ का जो वृक्ष है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बिजली से होने वाली, यानी जो बिजली थंडरस्टॉर्म के समय जो बिजली चमकती है, तड़ित झंझावात के समय जो बिजली चमकती है, उससे होने वाली मौतों को कम करते हैं पाम के वृक्ष या पल्माइरा पाम। भारत में इसे मैदानी इलाकों में वायु रोधक के रूप में लगाया जाता है। वायु को रोकने वाले वायु रोधक के रूप में इसको लगाया जाता है। और तीसरा कथन है, ये समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई पर उग सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तीसरा कथन है, ये समुद्र तल से 800 मीटर तक की ऊंचाई पर उग सकते हैं, ये कथन गलत हो जाता है। तीसरा गलत होगा तो केवल एक और दो सही हो जाएगा। बिजली से होने वाली मौतों को किस प्रकार से रोकते हैं? जैसे ये वृक्ष 20 से इस प्रकार से, ये पल्माइरा पाम के वृक्ष होते हैं, इनकी ऊंचाई 20 से 30 मीटर होती है। इनको एक प्राकृतिक संग्राहक के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये बिजली को एक प्रकार से प्राकृतिक कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। जब किसी आप जानते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें बिजली गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये किसी मैदान में ये वृक्ष लगे होते हैं और इन पर बिजली जब गिरती है बिजली, तो ये प्राकृतिक कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, उसकी ऊर्जा को सहने में सक्षम होते हैं और उसको ऐसा माना जाता है कि सीधे धरती में प्रवाहित करते हैं। उसकी ऊर्जा को, बिजली को प्राकृतिक कंडक्टर के रूप में काम करते हुए, इससे इसके आसपास उपस्थित जो लोग होते हैं उनको किसी प्रकार की बिजली गिरने से हानि नहीं होती है। और इसलिए कहा जाता है कि बिजली से होने वाली मौतों को कम करने में इनकी भूमिका है। पल्माइरा पाम की प्राकृतिक कंडक्टर के रूप में ये काम करते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। हालांकि इस पर अभी और वैज्ञानिक रिसर्च की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि 800 मीटर की
समुद्र तल से 800 मीटर तक की ऊंचाई तक ये उग सकते हैं। ओडिशा ने अपने ओडिशा ने अपने 30 जिलों में इन वृक्षों के रोपण का एक बड़ा अभियान शुरू किया है और पलमारा को उड़िया भाषा में क्या कहा जाता है, ताला, और बांग्ला भाषा में ताल इनको कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का एक प्रकार से मूल इनका आवास है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, लेकिन पूरे भारत में इसकी खेती और प्राकृतिकरण, एक नेचुरलाइजेशन किया जाता है। आवश्यक जलवायु परिस्थितियां कौन कौन सी हैं पल्मायरा पाम के लिए? अगर मिट्टी की बात करें तो शुष्क और बंजर भूमि सहित कई प्रकार की मिट्टी के लिए अनुकूलता ये प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से चाहे रेतीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, नदी की जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें भी ये अच्छी तरह से पनपते हैं। वर्षा की बात करें तो ताड़ की जो पेड़ है ये 700 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। समुद्र तल से 800 मीटर तक की ऊंचाई पर ये उग सकते हैं। इनका प्रजनन मुख्यतः बीजों के माध्यम से होता है और इसके प्रजनन के लिए कोई वानस्पतिक विधि विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डल झील श्रीनगर में स्थित एक शहरी झील है, और दूसरा कथन है यह दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ये प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील नहीं है। जब आपको क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या है, तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर ये कृत्रिम झील नहीं है बल्कि प्राकृतिक झील है। इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है तो केवल एक कथन सही हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीनगर में ही स्थित एक महत्वपूर्ण झील है, प्राकृतिक झील है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के अंतर्गत पहली बार नौकायन, कयाकिंग और कैनोइंग श्रेणियों की दौड़ का आयोजन किया गया। इसी के कारण पूरा टॉपिक चर्चा में आया। और ये जो झील है ये पीर पंजाल पर्वतों से घिरी हुई है, जिसको हम डल झील के नाम से जानते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाने में स्थित महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं? एक तो वूलर झील है, डल झील है, और मानसर झील भी जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में फैली हुई है। दूसरा कथन है वे खैर के पेड़ों से कत्था बनाने में विशेष रूप से कुशल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आप देखेंगे कि जो सहरिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में फैली हुई है। ये कथन बिल्कुल सही है। खैर के पेड़ों से कत्था बनाने में विशेष रूप से कुशल है, ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन इनके बारे में यहाँ सही दिए गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सामान्यतः इनकी जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, तो दोनों कथन सही हो गए हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है जिसमें ये बात पता चली है कि जो सहरिया जनजाति है ये टीबी के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। इसमें जो तपेदिक रोग है उसके कारण, तपेदिक रोग के ज्यादा होने की वजह से इनको काफी समस्याएं स्वास्थ्य के स्तर पर झेलनी पड़ती हैं। और इसका जो कारण सामने निकल कर के आया है रिसर्च में, वो आया है कि जेनेटिक कारणों से इनमें तपेदिक रोग अधिक होता है। ये जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी हैं, जो जनजातियों में भी बहुत कमजोर जनजातीय समूह है, सभी स्वास्थ्य मानकों पर, शिक्षा के मानकों पर, उसके अंतर्गत ये आती है, यानी पीवीटीजी के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। सहरिया जनजाति अपने नृत्य सहरिया स्वांग के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जो होली के महीने में किया जाता है। ये नृत्य ढोल, नगाड़ी और मटकी की थाप पर किया जाता है। इसमें एक पुरुष को महिला वेश में दिखाया जाता है और जो पुरुष कलाकारों के चारों ओर क्या करता है, नृत्य करता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत में एक विशाल ज्वालामुखी पठार है जो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बना है। दूसरा कथन है दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट, ग्रेनाइट तथा नीस जैसी महत्वपूर्ण चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो।
इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।